हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आपकी डिमांड पर मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे एक भी डिटेल वीडियो लेकर सामने आपके आया हूं। तो दोस्तों, आपने जैसे कि डिमांड करी है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, क्योंकि कुछ हमारे साथी को कुछ डाउट आ रहे थे, जिसके तहत उनको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या इसमें कंडीशन रहती है और कौन कौन सी डिफरेंट ग्रेड या कोई क्या डिफरेंट कैटेगरी रहती है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो दोस्तों, RB 8/2019 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा 11/1/2019 को जारी की गई थी, जिसमें कंप्रिहेंसिव पॉलिसी और म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ नॉन गेस्टेड स्टाफ ऑन द जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट सभी के लिए ये पॉलिसी लागू होती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र किन किन कैंडिडेट का कैटेगरी का कैडर रिस्ट्रिक्शन क्या रहेगी, कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, तो सारा बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरे अंत तक जरूर देखें। तो डेफिनेशन: एनी रेलवे सर्वेंट हु इज़ अ मेंबर ऑफ रेलवे सर्विस ऑफ अ रेलवे डिवीजन यूनिट कैन सीक म्यूचुअल ट्रांसफ़र विद द एम्प्लॉय ऑफ अनदर रेलवे डिवीजन वर्किंग इन द सेम ग्रेड or by a reverting willingness and unconditional if working in higher different grades, subject to provision contained in पैरा 226 ऑफ IREC वॉल्यूम 1। तो दोस्तों, इन्होंने बताया है कि सेम ग्रेड यानी कि लेवल 1, लेवल 4, लेवल 4, इसको सेम ग्रेड बोला जाता है, उनकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकती है। इवन इसके अलावा डिफरेंट ग्रेड की भी ट्रांसफ़र हो सकती है, तो उसकी कुछ कंडीशन रहेगी। तो डिफरेंट ग्रेड का मतलब ये रहता है कि मान लो कोई टेक्नीशियन 3 पे काम कर रहा है और कोई टेक्नीशियन 1 पे काम कर रहा है, तो उनकी भी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन उसमें उसमें कुछ कंडीशनें हैं। तो आप देखें, आगे आपको ये कंडीशन भी मैं बताऊंगा। पावर किसकी रहती है? DRM हैव फुल पावर टू इफेक्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ डिविजनरी कंट्रोल पोस्ट। CWMs are vested with the full power of workshop control post as regard head water control post. The general manager is the competent authority or any lower authority to whom power have been delegated। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि DRM के पास पावर रहती है, डिविज़नल कंट्रोल जो पोस्टें रहती हैं, जो डिवीज़न में रहती हैं। CWM चीफ वर्क्स मैनेजर के पास पावर रहती है, वो रहती हैं वर्कशॉप लेवल की पोस्टों पर। और हेड क्वार्टर कंट्रोल पोस्ट जैसे कि प्रोडक्शन यूनिट वगैरह रहती हैं, उसमें पावर रहती है जनरल मैनेजर के पास। और किसी किसी यूनिट में ये PCAO यानी कि प्रिंसिपल चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, उनके पास पावर रहती है, लेकिन उनके द्वारा ये फर्दर पावर नीचे अथॉरिटी पर डेलीगेट कर रखी होती है। तो मैक्सिमम ये पावर रहती है HOD/PHOD, चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ पास ये अप्रूवल की पावर रहती है। तो ये तो थी दोस्तों पावर की बात। अब बताता हूँ असाइनमेंट ऑफ सीनियरिटी ऑन ट्रांसफर ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस। तो इसमें ये रहता है कि प्रोविज़न रखे हैं इन सच केस IRM का पैरा नंबर 230 अप्लाई होता है। तो इसमें यह भी है कि सीनियरिटी है वो है रहती है कि दो, मान लो कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैंडिडेट लगा रहे हैं, उनकी कैटेगरी सेम है, तो उस कंडीशन में ये रहता है कि जो उन दो कैंडिडेट म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैंडिडेट में से जो जिसकी लोअर सीनियरिटी रहती है, मान लो कोई दो कैंडिडेट हैं, एक 2020 में ग्रेड 1 बना था और एक दूसरा है जो 2022 में ग्रेड 1 बना था। तो दोनों कैंडिडेट यानी कि जो 2022 वाला कैंडिडेट है वो तो अपनी सीनियरिटी के साथ ही ट्रांसफ़र होगा दूसरी यूनिट में, लेकिन जो 2020 वाला कैंडिडेट है वो जब भी दूसरी यूनिट में ज्वाइन करेगा तो उसको 2022 वाले कैंडिडेट की सीनियरिटी पे लगाया जाएगा। यानी कि ब्रीफ में मैं आपको बताऊं तो सीनियरिटी जो दोनों कैंडिडेट में जूनियर कर्मचारी होगा उसकी सीनियरिटी दोनों को मिलती है। यानी कि एक जो जूनियर है उसको तो अपनी सीनियरिटी एज इट वहाँ पे लग जाएगा दूसरी यूनिट में, लेकिन जो सीनियर कैंडिडेट था उसको सीनियरिटी मिलेगी जूनियर एम्प्लॉय की। तो ये तो था कुछ ब्रीफ में। अब कोरस्पॉन्डिंग कैडर: द जनरल मैनेजर ऑफ द जोनल रेलवे देमसेल्फ ऑफ द लोअर अथॉरिटी टू whom पावर हैव बीन डेलीगेटेड में डिसाइड द whether it is corresponding cadre or two employees seeking mutual transfer। कोरस्पॉन्डिंग कैडर का मतलब ये रहता है कि कोई मान लो एक
ट्रेड है, मैकेनिकल फिटर या डीजल फिटर या इलेक्ट्रिकल फिटर जो भी हैं, तो इनका एक कैडर रहता है। कैडर मीन्स आपका एक ट्रेड का एक सेपरेट कैडर रहता है अपना, जिसमें आपकी प्रमोशन, ट्रांसफ़र और ये रहती हैं। तो इसमें बताया गया है कि कोरस्पॉन्डिंग कैडर, जनरल मैनेजर जो है रेलवे बोर्ड देमसेल्फ ऑफ द लॉ अथॉरिटी टू होम पावर हैव बीन डेलीगेटेड में डिसाइड वेदर इट इज़ कोरस्पॉन्डिंग कैडर ऑफ द टू एम्प्लॉय। तो इसमें ये बता रखा है कि जनरल मैनेजर के पास फुल पावर है कि किसको ये कोरस्पॉन्डिंग कैडर मानेंगे और किसको कौन सा, तो ये डिसाइड हायर अथॉरिटी करती है। नो बैक ट्रैकिंग वंस म्यूचुअल ट्रांसफर एग्री। तो दोस्तों ये बहुत ही ध्यानपूर्वक और सोच समझ कर ही आप म्यूचुअल लगाएं, यानी कि अगर आपकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाती है तो आप इस ट्रांसफ़र में बैक ट्रैक नहीं कर सकते, यानी कि आप एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें क्लियर कट आपको लिखा है पैरा नंबर 4 में। और ये है कम्युनिटी रेस्ट्रिक्शन। तो ब्रीफ में मैं इसको वैसे पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, वैसे ही बताता हूँ कि कम्युनिटी रेस्ट्रिक्शन में ये रहता है कि एससी का कैंडिडेट एससी के साथ ही म्यूचुअल करेगा, एसटी का साथ एसटी ही म्यूचुअल करेगा, और जर्नल का पहले जर्नल के साथ ही होता था, जैसे ये लिख रखा है जर्नल विद जर्नल, एससी विद एससी एंड एसटी विद एसटी। जैसे कि मैं एक हाईलाइट करूँगा आपको थोड़ा सा, आप ये जो पहले हाईलाइटेड पोर्शन में आप देख रहे होंगे उसमें बता रखा है कि जनरल विद जनरल, एससी विद एससी एंड एसटी विद एसटी। सब्सिक्वेंटली ओयो नंबर 612/2005 द कैट अर्नाकुलम बेंच डायरेक्टेड दैट द रेलवे बोर्ड शुड डिसाइड द पॉलिसी अराइजिंग और हाई कोर्ट केरला इतना इन द लाइट ऑफ द अबव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैव डिसाइड। तो इस 2005 के डिसीजन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिसाइड करा कि maintain the balance in the post-based roster with reference to reservation prescribed for SC and ST staff to avoid hardship to staff in the feeder grade in the between employee belonging to the same category, general with general, SC with SC and ST with. However, transfer on bottom seniority in recruitment grade need not be restriction with the reference to point in post-based roster. The procedure being followed generally in the रिगार्ड ऑफ एडजस्ट शॉर्टफॉल एक्सेस इन फ्यूचर में कंटिन्यू। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर मान लो दो कैंडिडेट है और दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है, यानी कि एक कैंडिडेट एसटी है दूसरा यू है, या एक कैंडिडेट एससी है दूसरा एसटी है, तो उन दोनों की भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र होगी रिक्रूटमेंट ग्रेड में। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट ग्रेड क्या होता है, तो मैं इसमें आपको बताऊं कि रिक्रूटमेंट ग्रेड एक ऐसा ग्रेड है जिस ग्रेड पे भर्ती होती है उसे रिक्रूटमेंट ग्रेड बोला जाता है। जैसे कि टेक्निकल कैडर में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भर्ती होती है, उसमें प्रमोशन कोटा भी रहता है, तो इसको रिक्रूटमेंट ग्रेड कहा जाता है। और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2 में रिक्रूटमेंट ग्रेड नहीं रहता, टेक्नीशियन 1 में भी नहीं रहता, और सीनियर टेक्नीशियन में भी नहीं रहता। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट ग्रेड आता है वो जूनियर इंजीनियर जेई का रहता है। फिर एसएससी में भी डीआरक्यू की रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन हालांकि अभी काफ़ी समय से ये बंद चल रही है। 2019-20 के आसपास से ये एसएससी की रिक्रूटमेंट रेलवे में बंद चल रही है, अभी उसको होल्ड पे लगाया है। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट ग्रेड का मतलब है कि जिस ग्रेड पे आरआरबी आरआरसी से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उसे रिक्रूटमेंट ग्रेड कहा जा सकता है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। In the context of the above instruction, the following doubt had been raised: whether a restriction does not apply to employee belonging to OBC as the same has not been mentioned in the instruction IV। तो इसमें बताया गया है कि क्या ये कंडीशन OBC कैंडिडेट पे लागू नहीं होती, क्योंकि ऊपर वाली निर्देशों में OBC का मेंशन नहीं करा है। तो इसमें लिखा है कि whether the restriction on mutual transfer will apply when such transfer take place in recruitment grade। ये लिखा गया है कि इस पे भी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी। तो 6.1 पैरा देखेंगे, द मैटर हैड बीन कंसीडर्ड केयरफुली एंड क्लेरिफाई आइटम वाइज एज अंडर देयर बीइंग नो रिजर्वेशन इन पोस्ट फिल्ड बाय प्रमोशन फॉर ओबीसी द टर्म जनरल शुड इंक्लूडेड ओबीसी आल्सो। इन अदर वर्ड स्टाफ बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी कैटेगरी में कॉन्टैक्ट म्यूचुअल ट्रांसफर विद स्टाफ बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी। In view of the fact that the instruction dated 14/8/2007 do not impose any restriction on transfer
on request on bottom seniority in recruitment grade. Mutual transfer in recruitment grade will also be allowed without restriction provided. The posts in the grade are entirely filled by direct recruitment from open market. In case where posts in grade are partially filled by promotion and partially recruitment, both the employees seeking mutual transfer should have been recruited directly from the open market. The intention being that both them should be born in the post-based roster maintained for DRQ. In other words, if one of the employee are born in the post-based roster maintained for the promotion, the restriction on mutual transfer as per इंस्ट्रक्शन डेटेड इतना 14 विल अप्लाई। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि प्रमोशन ग्रेड में क्या रहता है कि जर्नल और ओबीसी, यानी कि ओबीसी के लिए कोई अलग कोटा नहीं है जैसे कि एससी एसटी के लिए दिया जाता है। तो आपकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर मान लो आप ग्रेड 1 पे काम कर रहे हो तो दी जा सकती है। एससी एसटी इसका तो देखना पड़ेगा, लेकिन जर्नल और ओबीसी की अगर ट्रांसफ़र होती है तो उसे जर्नल ही ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों उसके आगे है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो इसके लिए आप ये क्या करोगे, जो मैं स्क्रीन में बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट रख लोगे ताकि आपको आसानी रहेगी। बाकी मैं ये आरबी जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो इस वीडियो के साथ अपलोड भी कर दूँगा ताकि आप लोगों को काफ़ी आसानी रहे कि क्या क्या रहेगा। तो दोस्तों आगे है कंडीशन और लीविंग। इन इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट ऑल म्यूचुअल ट्रांसफर केसेस वेयर एनओसी हैज़ बीन गिवन बोथ द एम्प्लॉय एक्सेप्टिंग एंड लीविंग बोथ द एम्प्लॉय शुड बी पेड इमीडिएटली विद इन अ वीक विदाउट आइदर यूनिट वेटिंग फॉर अ लीवर। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि यदि एनओसी ग्रांट हो जाती है दोनों यूनिट से, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के दोनों कैंडिडेट की यूनिट से, तो इनको विद इमीडिएट इफेक्ट यानी कि विद इन अ वीक इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा विदाउट वेटिंग द लीवर। तो पहले क्या रहता था कि जूनियर एम्प्लॉय को रिलीव होना पड़ता था, फिर सीनियर को होना पड़ता था, कुछ ऐसी कंडीशनें थी। लेकिन अब रेलवे ने सीधा कर दिया है कि इसमें कोई भी जूनियर सीनियर का वेट नहीं करेगा। जैसे कि इसमें बताया गया है कि विद इन अ वीक आपको ट्रांसफ़र करना ही होगा। तो पहले क्या रहता था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाती थी और काफ़ी समय तक रिलीवर का वेट करते करते दूसरे कैंडिडेट को रिलीव नहीं किया जाता था। लेकिन आज की डेट में रेलवे के सीधे निर्देश है कि विद इन वीक ट्रांसफ़र कर देनी है, चाहे रिलीवर आए चाहे ना आए। तो दोस्तों मेन यहाँ पे साथियों का क्वेश्चन था कि कोरस्पोंडिंग कैडर में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कोरस्पोंडिंग कैडर यानी कि अगर आपका ट्रेड अलग अलग है तो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन एक कंडीशन है, मान लो आपकी रिक्रूटमेंट उस टाइम जब हुई है और जैसे कि कहीं रेलवे में ट्रेड अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो आरआरबी के द्वारा एक सिलेक्टिव से ट्रेड है और उसमें ही कैंडिडेट सेलेक्ट होके आते हैं। मान लो मैकेनिकल फिटर है उसमें कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटर है उसमें कैंडिडेट सेलेक्ट होके आते हैं। लेकिन प्रोडक्शन यूनिट का मान लो या कोई शेड का मान लो, तो वहाँ पे अलग अलग सेल बनाए होते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट में शॉप बनाई होती है। तो उनको उनके ट्रेड भी उन शॉप के वाइज डिसाइड होते हैं। जैसे कि कहीं पे डीजल फिटर रहता है, कहीं पे टीएम फिटर भी रहता है, कुछ अन्य फिटर रहते हैं जैसे, और सेल वाइज रहते हैं। तो उन्हें अगर मान लो किसी के रिक्रूटमेंट मैकेनिकल फिटर में रहती है और किसी को अलॉट हो गया वहाँ पे डीजल फिटर, किसी को हो गया मैकेनिकल फिटर, तो उनकी भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकती है। क्योंकि उनकी जब रिक्रूटमेंट हुई थी तो उनकी मैकेनिकल फीडर के साथ हुई। तो यानी कि अगर आप एक तरफ रिक्रूटमेंट का देखें कि आपकी रिक्रूटमेंट किस बेस पे हुई है और कौन सी पोस्ट पे हुई है, तो उस जस्टिफिकेशन के साथ भी आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। ये तो था एक रेस्ट्रिक्शन है जो कोरस्पोंडिंग कैडर के लिए। यानी कि अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र में देखें इनिशियल स्टेज पे आपकी रिक्रूटमेंट किस बेस पे हुई थी और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो अगर अथॉरिटी चाहे तो आपकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर सकती है कोरस्पोंडिंग कैडर की। क्योंकि क्लियर कट इसके लिए रूल नहीं है। जो रूल है वो L1 यानी कि 1800 ग्रेड पे ग्रुप डे के लिए है। इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट एन अरेस्ट बाय ग्रुप डी एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल 1 1800 belonging to any department cadre of a division office railway production unit may be allowed to go on mutual transfer basic transfer with another employee working in level 1 and belonging to any department cadre of
another division of his railway production unit without applicability of टर्म कॉरस्पॉन्डिंग कैडर। कॉरस्पॉन्डिंग कैडर की इसमें कंडीशन हटा दी है। इसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी कैडर के व्यक्ति के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकता है, लेकिन ये केवल L1 के लिए ही है। दिस डिस्पेंशन इज़ हाउएवर सब्जेक्ट टू द फुलमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि मेडिकल स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो ग्रुप डी का कोई कर्मचारी, L1 का कोई कर्मचारी सेफ्टी कैटेगरी में कार्य कर रहा है, तो उसमें सेफ्टी कैटेगरी के लिए B1 का मेडिकल रहता है या A1 A2 का मेडिकल रहता है, और प्रोडक्शन यूनिट या नॉन सेफ्टी कैटेगरी में C1 C2 का मेडिकल रहता है। तो उस कंडीशन में मेडिकल सेम होना चाहिए। तो आप रिक्वेस्ट के साथ मेडिकल करवा सकते हो, तब भी आप ट्रांसफ़र लगा सकते हो। अब है म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑन रिवर्सन। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आल्सो बी परमिटेड बिटवीन स्टाफ इन 2 डिफरेंट ग्रेड, but only in the recruitment grade of the grade, not on the intermediate grade. Both the employees seeking mutual exchange shall have to give written undertaking accepting a reversion unconditionally and willing in their own interest to recruitment grade and bottom seniority in their respective unit in order to avoid of future litigation. The expression mentioned in the preceding line should necessarily be incorporated in the application submit इतना 22/9/2017 एज मैंसन पैरा इतना। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र 2 डिफरेंट ग्रेड, मान लो कोई कर्मचारी ग्रेड 3 में कार्य कर रहा है और कोई है टेक्नीशियन ग्रेड 2 लेवल 4 में कार्य कर रहा है, तो उनकी भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकती है, पर उनको एक डिक्लेरेशन देखनी होगी, एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी होगी, उसके बेस पे इनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन मैंने जैसे आपको ऊपर वीडियो में बताया है कि उनकी ट्रांसफ़र रहेगी रिक्रूटमेंट ग्रेड में। रिक्रूटमेंट ग्रेड यानी कि जिस ग्रेड में रेलवे के द्वारा भर्ती होती है, उस ग्रेड में आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं मॉडल टाइमलाइन टू डील विद द म्यूचुअल ट्रांसफ़र। फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय सुपरवाइजर टू द पर्सन डिपार्टमेंट ऑफ डिवीज़न। तो सुपरवाइज़र, जैसे कि आप टेक्निकल कैडर में कार्य करते हो, तो आपका सुपरवाइज़र या किसी अन्य डिपार्टमेंट में कार्य करते हो, तो आपके सुपरवाइज़र के द्वारा 10 दिन के अंदर पर्सनल डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जानी चाहिए। ये एक रेलवे बोर्ड के द्वारा एक टाइमलाइन गाइडलाइन दे रखी है, इसके विद इन टाइम के काम करना पड़ता है। फॉरवर्डिंग ऑफ डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, DPO को जो फॉरवर्ड करनी होगी वो 15 दिन के अंदर करनी होगी। फॉरवर्डिंग बाय हेड क्वार्टर पर्सन डिपार्टमेंट फॉर हेड क्वार्टर कंट्रोल पोस्ट, यदि हेड क्वार्टर कंट्रोल पोस्ट करता है तो 15 दिन उसके लिए रहते हैं आगे हेड क्वार्टर को फॉरवर्ड करने के लिए। कन्वेइंग ऑफ द एक्सेप्टेंस, द काउंटर पार्ट हेड क्वार्टर डिवीज़न टू इशू द एक्सेप्टेंस टू फॉरवर्डिंग हेड क्वार्टर डिवीज़न। वो 10 दिन के अंदर हेड क्वार्टर कंट्रोल से अप्रूव होने के बाद 10 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस देनी होगी। इशू ऑफ ट्रांसफ़र ऑर्डर, और जैसे ही NOC हेड क्वार्टर को दे दी जाती है तो उसके अगले 10 दिन के अंदर इशू ऑफ ट्रांसफ़र ऑर्डर निकालने पड़ते हैं। और डिस्पैच ऑफ LSCP, तो LPC लास्ट पेज सर्टिफिकेट एंड सर्विस रिकॉर्ड, जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाती है कि रेलवे बोर्ड की मॉडल SOP के तहत 15 दिन के अंदर सर्विस रिकॉर्ड भी ट्रांसफ़र करने होंगे। और ये जो रहेंगे 21/11/2021 की कंडीशन के साथ रहेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट्स, द रिक्वेस्ट फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र शुड बी अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिकली सो दैट देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी टू मेक एनी ग्रीवांस फॉर दिस पर्पस। यूज़र क्रम्पटन सॉफ्टवेयर टू रजिस्टर एंड मॉनिटर ऑल केसेस ऑफ इंटर रेलवे ट्रांसफ़र एडवर्ड। तो पहले इसका क्रम्पटन पोर्टल रहता था, उस पर रजिस्टर करनी पड़ती, आज की डेट में ये ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों अब इस वीडियो का ब्रीफ में आपको बताऊं तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो रहेगी सेम ग्रेड पे रहेगी, तो आपको सीनियरिटी का बेनिफिट में मिल जाएगा। अगर सेम ग्रेड नहीं है, डिफरेंट ग्रेड है, तो आपको बॉटम सीनियरिटी पे आना पड़ेगा, जिसमें आपको सीनियरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि कैटेगरी सेम होनी चाहिए, तब भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपको सीनियरिटी प्रोटेक्ट रहती है। अगर कैटेगरी सेम नहीं है तो आपको बॉटम सीनियरिटी पे आना पड़ेगा। ट्रांसफ़र तो हो जाएगी लेकिन रिक्रूटमेंट ग्रेड पे और उस पर। अगर आप डिफरेंट ग्रेड में काम कर रहे हो, मान लो कोई सीनियर टेक्नीशियन है ग्रेड 1 है, कोई ग्रेड 3 है, तब भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन आपको रिक्रूटमेंट ग्रेड बॉटम सीनियरिटी पर एक्सेप्टेंस देने के उपरांत ही ट्रांसफ़र दी जाएगी। और अब आ गया डिफरेंट कैडर, यानी कि कैडर का एक सिंपल भाषा में बताऊं तो डिफरेंट ट्रेड की बात आती है। तो ट्रेड की कंडीशन में आपकी ट्रांसफ़र रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल यानी कि कंपेटेंट अथॉरिटी पे, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि
आपकी रिक्रूटमेंट जब हुई थी, आपकी कौन सी कैटेगरी के तहत आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी, यानी कि टेक्नीशियन जो आप आए थे, मैकेनिकल फिटर में आए थे, इलेक्ट्रिकल फिटर में आए थे, तो उस कंडीशन को भी आपकी देखा जाता है उसमें ट्रांसफ़र केस में। और ट्रेड इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जब आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी तो किस ग्रेड किस ट्रेड में हुई थी, किस क्वालिफ़िकेशन के तहत हुई थी, उसको भी मायने रखा जाता है, क्योंकि उसके बेस पे भी आपकी ट्रांसफ़र कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पब्लिक इंटरेस्ट के तहत एक्सेप्ट कर सकता है। तो दोस्तों, आप ट्रांसफ़र लगाते समय पॉसिबिलिटी यही रखिए कि आपकी जिस भी व्यक्ति के साथ ट्रांसफ़र लगाने जा रहे हो उसकी कैटेगरी सेम हो और ट्रेड भी सेम हो, ताकि आपकी ट्रांसफ़र को रिजेक्ट होने में कम से कम चांसेस रहे और आपकी ट्रांसफ़र जल्द से जल्द हो सके और आप मनचाहे स्थान पर ट्रांसफ़र पा सके। तो दोस्तों, मेरी इस इन्फॉर्मेशन को, मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही मेरे इस चैनल के साथ बने रहें और मेरी इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।